हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस की 7 जुलाई वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पब्लिश हुई हैं वो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें फॉर एग्जांपल जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली आपको देखने को मिले हैं बाय द प्रेसिडेंट, वो भी न्यूज कवर करी गई है। एज वेल एज हम फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस भी करेंगे कि आपके फंजेबल आइटम्स क्या होते हैं, नॉन फंजेबल टोकन्स, ये आपका न्यूज में आया है, उससे भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन फंजेबल टोकन्स क्या होते हैं और इसके क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है। एंड व्हेन वी विल डिस्कस द सेकंड आर्टिकल, ये आपका गवर्नर के बारे में होगा। और चूंकि आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये आपका टॉपिक कवर होता है और प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बेसिक से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं ये। और अभी आप न्यूज में रेगुलर देख रहे होंगे कि जो गवर्नर के जो आपके अपॉइंटमेंट है उसमें चेंजेस करी गई है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल में वी विल डिस्कस अबाउट ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक बेसिकल इनिशिएटिव होता है। और बेसिकली यहाँ पर आपका जो थर्ड आर्टिकल है यहाँ पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन के बारे में है। और जो नेक्स्ट आर्टिकल वी विल डिस्कसिंग अबाउट द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है। एंड देन वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये आपका रिपोर्ट आया है यूएन पेपर की तरफ से और कहीं ना कहीं वुमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी कवर किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में आर्टिकल्स कवर करते हुए देखने को मिल रहे होंगे। वुमेन इश्यूज हैं, उसके बाद आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाला इशू है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं और क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछती है। तो बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल, नॉन फंजिबल टोकन्स मार्केट सर्जेस टू $2.5 बिलियन। तो बेसिकली ये जो आपका नॉन फंजिबल टोकन्स के मार्केट है इसमें सर्ज यानी कि ग्रोथ देखने को मिला है। अप्रोक्स इस ईयर में $2.5 बिलियन का नॉन फंजिबल टोकन्स का सेल या फिर कह सकते हो ट्रांजैक्शन हुआ है। और जब हम 2020 के सेल्स से कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो यही 2020 के फर्स्ट हाफ में अप्रोक्स $13.7 मिलियन का सेल्स हुआ था, जबकि आपका फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में $2.5 बिलियन का सेल हो चुका है। दैट्स वाई काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर हम बेसिक की बात करें नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में, तो नॉन फंजिबल टोकन्स डिजिटल ऑब्जेक्ट होते हैं। इट कैन बी योर ड्राइंग, इट कैन बी योर एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूजिक, फोटो, वीडियो विथ हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट है, याद रखना है। इट कैन बी योर एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूजिक, फोटो, बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि हियर देयर इज सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। और ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी कहाँ से क्रिएट होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ये आपका विच इज एक्चुअली कंप्यूटर फाइल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैन बी एक्सचेंज्ड और सोल्ड विथ इट सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है ये बेसिकली इसके माध्यम से इसे सेल किए जा सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं। Tokenizing these assets allow them to bought, sold, traded more efficiently while reducing the probability of fraud, है ना। तो जब इनको हम टोकेनाइजेशन कर देते हैं तो इसका मतलब आसानी से हम इसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और इफिशिएंटली ट्रेड भी कर सकते हैं। एज वेल एज जो फ्रॉड के चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी जरूर इंश्योर करती है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनएफटी, आपको याद रखने हैं ऑल एनएफटीज हैव यूनिक क्वालिटी एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम एनी अदर सिमिलर टोकन, है ना। तो यूनिक क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिव वैल्यू एंड दे आर डिजिटली रेयर। दैट्स वाई इतने ज्यादा ये महंगे सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। दे आर डिजिटली रेयर एंड मस्ट बी सोल्ड और परचेज्ड एज ए होल, बिकॉज इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये क्या है? नॉन फंजिबल आइटम्स है। नॉन फंजिबल आइटम्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनलाइक द फंजिबल टोकन। आपने इकोनॉमी में फंजिबल वर्सेस नॉन फंजिबल आइटम्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वी विल डिस्कस हियर। फंजिबल आइटम्स यानी कि जिसको डिवाइड किया जा सकता है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वी हैव द 500 रुपीज करेंसी, तो बेसिकली इसको हम डिवाइड कर 100 के
5 नोट्स ले सकते हैं और इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या फिर 20 के नोट्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं ना। तो ये हो गए आपके फंजिबल आइटम्स, यानी कि इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नॉन फंजिबल का मतलब ये हुआ कि अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो एक तो पहले ये डिवाइड होगा भी नहीं, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसके वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगी, है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड क्या हो गया, फंजिबल आइटम, बिकॉज अगर आप गोल्ड के आइटम लेते हो और अल्टीमेटली अगर उसे डिवाइड भी करते हो तो वो सेम वैल्यू इंश्योर करेगा, अनलाइक कोई अदर ऑब्जेक्ट जहां पर अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो वो सेम वैल्यू नहीं देगा। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हो गए, तो वेजिटेबल्स क्या हो गया, वेजिटेबल्स को आप आधा काट के बेचो तो ये फंजिबल नहीं है ना, बिकॉज इसके वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सब डिफरेंस होते हैं फंजिबल वर्सेस नॉन फंजिबल में, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो फंजिबल मतलब दैट कैन बी डिवाइडेड बट वैल्यू जो है लाइकली चेंज नहीं होती है, और नॉन फंजिबल में क्या होता है, डिवाइड पॉसिबल नहीं होती है और इसके वैल्यू में परिवर्तन आ सकती है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एनएफटी कि इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसे यूज किया जा सकता है टू रिप्रेजेंट पीपल्स आइडेंटिटीज एज वेल एज प्रॉपर्टी राइट्स एंड मोर, बिकॉज ये यूनिक क्वालिटी के होते हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यू इंश्योर करते हैं। एंड जो आर्टिशियंस है, म्यूजिशियंस है, इन्फ्लुएंसर्स है एज वेल एज स्पोर्ट फ्रेंचाइजीज, ये एनएफटीज का इस्तेमाल भी कर रही है टू मोनेटाइज द डिजिटल गुड्स दैट हैव प्रीवियसली बीन चीप और फ्री। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द आर्टिशियंस इसको प्रोटेक्ट करता है, who can use NFTs to verify their original work। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमने देखा एनएफटी के बारे में और बेसिक्स के बारे में भी जाना, और फंजिबल वर्सेस नॉन फंजिबल आइटम्स के बारे में भी जाना। और यहाँ पर देख सकते हो फंजिबिलिटी का डेफिनेशन दिया गया है, इट इज रेफर टू एसेट एबिलिटी टू बी एक्सचेंज विथ ए सिमिलर एसेट, है ना। फॉर एग्जांपल ₹500 का नोट, ये आपका एक एसेट है, इसको हम सिमिलर एसेट से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इट कैन बी रिप्लेस बाय 5 × 100 का नोट्स, है ना। तो ये फंजिबल हो गए विदाउट सैक्रिफाइसिंग इज वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट सैक्रिफाइसिंग इज वैल्यू। तो यहाँ पर भी देख लो एग्जांपल दिया गया है, ₹100 नोट इज फंजिबल बिकॉज इफ one person has ₹100 bill and another person has also ₹100 note, तो इंटरचेंज किया जा सकता है बिल को वैल्यू के साथ एंड द वैल्यू विल नॉट बी चेंज। और एनएफटीज नाम से पता चल रहा है नॉन फंजिबल होते हैं एंड इट कैन नॉट बी ट्रेडेड डायरेक्टली विद ईच अदर बिकॉज दे आर यूनिक। तो ये डिस्कशन हमने किया फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। प्रीलिम्स के लिए आपको फंजिबल वर्सेस नॉन फंजिबल के बारे में क्लियरिटी से पता होनी चाहिए, और ये जो आपके नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में आई है बिकॉज हाई ग्रोथ देखने को मिला है इसके सेल्स में, काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनएफटी ये भी आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पॉलिटिक्स सेक्शन। और पॉलिटिक्स सेक्शन में जो न्यूज इसलिए आ रही है बिकॉज अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया है 8 स्टेट्स में। तो गवर्नर की बात करें तो एक स्टेट होता है जो हमारे देश में अभी 28 राज्य है, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, है ना। आपने भी सुना होगा गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, और गवर्नर को अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और इनकी टेन्यूर 5 इयर्स की होती है, बट इट इज सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। व्हेन वी से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब प्रेसिडेंट के मनमर्जी के अनुसार इनके टेन्यूर जो है वो वेरी कर सकते हैं। वैसे तो संविधान में 5 इयर्स कहा गया है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी इसे हटाए जा सकते हैं। तो ये होता है आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मींस मनमर्जी ऑफ द प्रेसिडेंट। बट यहाँ याद रखना है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट डिसीजन तो लेंगे हटाने का, बट वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के आधार पर ली जाती है। और ये भी आपको याद रखनी है कि ओरिजिनली जो संविधान है उसमें 1 गवर्नर फॉर ईच स्टेट की बात कही गई थी, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। और आप देखते हो कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे राज्य के जहां पर वी हैव 2 और मोर स्टेट्स एंड हैविंग द सेम गवर्नर। एग्जांपल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन से स्टेट से जहां पर वी हैव द सेम गवर्नर फॉर 2 स्टेट्स। एंड ओनली इंडियन सिटीजन एबव 35 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। याद रखना जो आपका एज रिक्वायरमेंट है 35 ईयर्स है और इंडियन सिटीजन ही अलाउड है। वैसे भी आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ये प्रोविजन है कि इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य होता है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट जज हो, है ना, इंडियन सिटीजन। And for appointment as a governor, also he shall not be a member of legislature or parliament, shall not hold any office of profit। तो क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशन हो गए? फॉर द गवर्नर should not hold any office of profit, shall not be a member of legislature or parliament, and
मिनिमम 35 years ऑफ एज एंड और भी कुछ होते हैं प्रोविजंस, और आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर को क्या क्या शक्तियां संविधान से मिली हुई है। तो पहली बात तो ये कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उसको ये अपॉइंट करते हैं, एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। तो सबसे पहले आपका चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा इलेक्शन के बाद, उसके बाद ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम आपके अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। सेम लाइक जो पीएम होते हैं वो पहले अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसके बाद अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। एंड याद रखना है आपको, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर and all executive actions, याद रखना है आपको, all executive actions of the government of a state are formally taken in his name and he can summon or prorogue the state legislature। summon का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसको बुलाना, है ना, और प्रोरोग्यू का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर उसका काम खत्म हो गया है, जो भी वर्क्स उनके थे सेशन के वो खत्म हो गया है, तो फिर उसको एक प्रकार से टेम्पोररी रूप से रोक देना, है ना। तो he can summon or prorogue the state legislature and also he can dissolve the state legislative assembly and he is consulted by the president while appointing the judges of concerned state high court। ये सब functions important है, काफी important function है। he is consulted by the president while appointing the judge of concerned state high court and याद रखना है इनके पास pardoning power भी है except डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को ये पार्डन नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है। बाकी जो अदर पावर्स प्रेसिडेंट को दिए गए हैं पार्डनिंग वाले, वो गवर्नर को भी अलाउ है। फॉर एग्जांपल ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। तो ये हमने गवर्नर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए, और गवर्नर के नाम नहीं पूछे जाते, आपको पता है। जो संवैधानिक प्रोविजन वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और कुछ कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में हमने बात की, वो सब आपको याद रखने हैं। टेन्योर 5 इयर्स का होता है बट सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ज्वाइंट कम्युनिकेशन फॉर मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट शाइन्ड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको भी पता है 2006 में लाई गई थी, और अल्टीमेटली इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए आपका ज्वाइंट कम्युनिकेशन साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो बेसिकली अगर ज्वाइंट कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन का कंसेप्ट लाया गया है वो इसलिए लाया गया है सो दैट जो राइट्स एंड ड्यूटीज है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके, साथ ही साथ उनके पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से हो, उसे इम्प्रूव किया जा सके, है ना। तो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड टू इम्प्रूव देयर पार्टिसिपेशन इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपके फॉरेस्ट एरियाज में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं या फिर जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, उनका घर द्वार भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में होता है, तो उसे हम फॉरेस्ट ड्वेलर कहते हैं। एंड इनके लिए वी हैव द डेडिकेटेड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो लाई गई थी, जो इनके राइट को प्रदान करती है, इनके राइट्स को स्ट्रेंथन करती है, इनके लाइवलीहुड के राइट को मजबूत करती है। ये आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बेसिकली बात करता है। और अगर हम बात करें सैलेंट फीचर्स ऑफ ज्वाइंट कम्युनिकेशन की, तो पहली बात तो ये कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा इंस्टीट्यूशंस या कमिटीज को अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, सो दैट वो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर कर सके फॉर द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो देयर शुड बी सिनर्जी बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सो दैट लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट्स जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसको इन्हांस किया जा सके, एज वेल एज अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं उनके भी लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट्स को इन्हांस किया जा सके। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में, तो इसके तहत जो आपका राइट है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब का, उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल वहां पर जो रिसाइड करते हैं आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके रिसाइडिंग राइट्स को ये इंश्योर करता है। एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड नीड्स, उनके भी राइट्स को इंश्योर करता है। एज वेल जो आपके अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके भी राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। और व्हेन वी से अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, तो इसके तहत एनी मेंबर
who for at least 3 generation prior to December 2005 has resided and depends on the forest, इनको other traditional forest dweller कहेंगे। याद रखना है आपको, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एटलीस्ट 3 जनरेशन से, और ये 3 जनरेशन कौन से बेसलाइन से मेजर किए जाएंगे, दिसंबर 2005 से, है ना, तो वो रह रहे होंगे और फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी रह रही होगी, तो उनको OTFDs के कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों के राइट FRA 2006 में रिकॉग्नाइज किए गए। एंड दिस एक्ट इनकम्पासेस इंडिविजुअल राइट, जिसमें आपका राइट्स ऑफ हैबिटेशन एंड सेल्फ कल्टीवेशन एज वेल एज कम्युनिटी राइट्स प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल राइट टू ओनरशिप, accessibility to collect the minor forest produce, use and dispose of minor forest produce, right to in situ rehabilitation, in situ यानी कि in the forest itself, वहां पर rehabilitate का भी प्रोविजन है। एंड ये जरूर याद रखना है, ग्राम सभा हैज द अथॉरिटी टू इनिशिएट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट, कि आखिरकार इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स कितना होगा, है ना, किस नेचर का होगा, ये पावर डिसाइड करने का ग्राम सभा को दिया गया है ना। ग्राम सभा हैज द अथॉरिटी टू इनिशिएट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। एंड इश्यूज जो आते हैं इंप्लीमेंटेशन में, याद रखना ये आपके पॉइंटर्स के रूप में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्राइबल रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसके कारण काफी ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आ जाती है। एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लीडिंग टू रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स, है ना, तो लैंड रिकॉर्ड्स ही मौजूद नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, क्लेम्स जो करते हैं ट्राइबल्स लोग, उनके क्लेम्स बेसिकली क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो दिक्कतें हो जाती है। दैट्स व्हाई, तो ये सब कुछ इश्यू याद रखना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्राइबल रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एंड लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लीडिंग टू रिजेक्शन ऑफ द क्लेम्स। सो प्रीलिम्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये जो आपका ज्वाइंट कम्युनिकेशन, ये क्या कंसेप्ट है, बेसिकली ये आपको ऊपर पता होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, कि ज्वाइंट कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टुवर्ड्स इंश्योरिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर एंड टू इंप्रूव देयर पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बस इतना भी प्रीलिम्स के लिए याद रख लोगे, मोर देन इनफ है। साइलेंट फीचर्स बेसिकली मेंस के लिए है, मेंस के लिए आप याद रख सकते हो। और ये जरूर याद रखना है, आपका एक्ट इनकम्पासेस इंडिविजुअल राइट, कम्युनिटी राइट, और ये 199% याद रखना है कि ग्राम सभा हैज अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट क्रिएट्स ए न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो ये जो न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट करी गई है, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये इंप्लीमेंट करेंगी द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, या फिर कह सकते हो प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, and will provide separate administrative, legal and policy framework so that cooperative movement जो हमारे देश में है उसको strengthen किया जा सके। and और other features की बात करें तो देख सकते हो, it will streamline, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड द प्रोसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस फॉर कॉपरेटिव्स, है ना, कॉपरेटिव्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले इन्वायरमेंट को और ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। एंड विल इनेबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हेन वी से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मोर देन वन स्टेट में मौजूद है, तो उनको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो याद रखना है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द कॉमन नीड्स, और ये एक साथ आते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो सब करता है तो उसके लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, मार्केटिंग सोसाइटी के लिए जो इंटरेस्ट को सब करता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, बहुत सारे प्रकार के आ जाते हैं। और सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात करें तो कोऑपरेटिव्स जो है वो डेमोक्रेटिक मैनर में रन करता है, बिकॉज ईच एंड मेंबर आर इक्वली इन नेचर, है ना, सो दैट जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डेमोक्रेटिक वे में लिए जाएंगे, किसी का फेवर वाला चीज नहीं होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर होती है ना, कि पैसे की जरूरत पड़ी तो मेंबर जो है पैसे दे सकते हैं एक दूसरे से, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि आपका लाइवलीहुड जो भी आपके इश्यूज हैं वो डील किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से कि देयर इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कि एक मेंबर को दुकान खोलना है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे कि ये जो मेंबर सब होंगे, ये सब जो भी पैसे कलेक्ट करेंगे वो इनको देंगे सो दैट ये दुकान खोल सके, और बदले में जब इनको प्रॉफिट आने लगेगी तो ये इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पे कर देंगे। फिर यही दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा, एज पर द नीड दे कैन गिव लोन्स टू देयर मेंबर्स इटसेल्फ। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन प्लेस वेयर स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर लैकिंग एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज गोदाम्स इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, रूरल रोड्स, है ना, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर
बिल्डअप करने में भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। और ये जरूर याद रखना है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाया गया था, जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टेटस मिल गई थी। और इस अमेंडमेंट के तहत आपका 3 प्रोविजन संविधान में ऐड किए गए थे। पहला आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसे ऐड किया गया जिसमें आपका राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। आप जब आर्टिकल 19(1) सी को पढ़ोगे तो आप ध्यान से पढ़ना, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेंशन होगी। एंड आर्टिकल 43(b) ऑफ द डीपीएसपी इसमें भी ऐड किया गया था। इसमें साफ साफ बोला गया द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। एंड पार्ट 9(b) को ऐड किया गया था विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये हमने डिस्कस किया आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड ये जो न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेटअप करी गई है बेसिकली इसके बारे में। और यहाँ पर मेंस के लिए आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस प्रीलिम्स के लिए भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। So let's move to the next article. COVID-19 pandemic increased violence against women in Asia and the Pacific. ये UN पेपर की स्टडी है। तो बेसिकली ये जो आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने कितना ज्यादा नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल सबको तबाह कर दिया। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं इस इश्यू से ज्यादा प्रभावित हुई है। और क्योंकि वुमेन को डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो देख सकते हो इंक्रीज वायलेंस वाली इश्यू आ गई है, साथ ही साथ ओवरलोड ऑफ वर्क कह सकते हो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो वुमेन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये जो पैंडेमिक है इट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सैजरेट 2 वैरायटीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। पहला तो ये कि पार्टनर वायलेंस, दूसरा डिजिटल वायलेंस। पार्टनर वायलेंस यानी कि जो इनके लाइफ पार्टनर है उनके साथ वायलेंस के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे होंगे। दूसरा डिजिटल लेवल पर वायलेंस यानी कि फेसबुक, इंटरनेट, मीडिया लेवल पर वायलेंस। एंड इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स बर्डन ऑफ अनपेड केयर वर्क, देख सकते हो, है ना। एंड रीजंस क्या क्या बताए गए हैं, तो पहली बात तो ये कि इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू परपेट्रेटर्स, लॉकडाउन है, स्कूल क्लोजर, जिसके कारण आपका एक्सपोजर वुमेन का बढ़ गया है टू द परपेट्रेटर्स। एंड एडेड स्ट्रेस ऑफ द पैंडेमिक, ये तो है, ये साथ ही साथ रिड्यूस्ड एक्सेस टू सपोर्ट, सिक्योरिटी एंड लीगल सर्विसेज की लैकिंग हो जाती है। साथ ही साथ ये जरूर याद रखना जब भी वुमेन रिलेटेड इशू आएगा तो ये स्टिग्मा जो टर्म है आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं आपको यूज हो सकता है मेंस क्वेश्चन आंसर करने में। और ये जो यूएन पेपर है इन्होंने रिकमेंड किया है टू एड्रेस VAW यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यूरिंग द कोविड-19। कैसे, तो डेजिग्नेट VAW सपोर्ट इन वुमेन हेल्थ सर्विसेज एज एसेंशियल, तो एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया जाए। एज वेल एज एक्सपेंड द शेल्टर कैपेसिटी बाय रीपर्पजिंग द अनयूज्ड बिल्डिंग, तो जो अनयूज्ड बिल्डिंग्स हैं उसकी शेल्टर कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दिया जाए। एंड एलिमिनेट द स्टिग्मा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना, स्टिग्मा अटैच्ड होता है। एलिमिनेट द स्टिग्मा एंड अदर बैरियर्स टू रिपोर्टिंग वायलेंस एंड डेवलप इनोवेटिव मेथड्स फॉर रिपोर्टिंग वायलेंस। फॉर एग्जांपल डिजिटल का सहारा लिया जा सकता है सो दैट रिपोर्टिंग वायलेंस जो है वो रिपोर्ट किया जा सके, मतलब वायलेंस के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया जा सके। along with encourage the partnership between government, civil society organization and international organization। एंड कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं भारत में ड्यूरिंग द पैंडेमिक, आप देख सकते हो स्टैंड अप अगेंस्ट वायलेंस मोबाइल ऐप, जिसके तहत वुमेन को असिस्ट किया जाता है इन डोमेस्टिक अब्यूज। एंड वी हैव द रेड डॉट इनिशिएटिव बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसके तहत सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया जाता है टू शो डिस्क्रिटली व्हेन ए वुमन इज एट रिस्क ऑफ वायलेंस इन हर होम। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव कह सकते हैं जो वुमेन कि अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए, है ना। वी हैव द स्टैंड अप अगेंस्ट वायलेंस मोबाइल ऐप, रेड डॉट इनिशिएटिव, यूपी पुलिस डेजिग्नेटेड ए हॉटलाइन व्हिच इज ऑपरेटेड बाय फीमेल ऑफिसर्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम। तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 न्यू इनिशिएटिव है, आप इसे यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। नाउ लेट्स मूव टू द प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज, दैट इज योर शॉर्ट न्यूज। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम, ये काफी ज्यादा न्यूज में है ना, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम है, इट इज ए सोर्स ऑफ एन ऑलमोस्ट डिकेड लॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ बिटवीन इथियोपिया एंड डाउनस्ट्रीम नेशंस इजिप्ट एंड सूडान। तो बेसिकली ये जो आपका ग्रेट डैम है, ग्रेट ग्रैंड डैम जिसको कह सकते हो, कहीं ना कहीं ये स्टैंड ऑफ इश्यूज के लिए न्यूज में रहता है बिटवीन द इथियोपिया जो कि आपका अपस्ट्रीम नेशन है और जो डाउनस्ट्रीम नेशन इजिप्ट एंड सूडान, बिकॉज इथियोपिया से ये आपका रिवर फ्लो करता है, अल्टीमेटली ये इजिप्ट एंड सूडान के पास जाता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वाटर कंट्रोल किए जाते हैं इथियोपिया के द्वारा। तो अगर हम बात करें GERD के बारे में, तो ये आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है
जो अब कंप्लीट होने वाले हैं ऑन द ब्लू नील रिवर इन इथियोपिया, याद रखना है आपको। दैट्स वाई ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है बिटवीन इथियोपिया एंड इजिप्ट एंड सूडान, बिकॉज इन देशों को लगता है कि कहीं ना कहीं वाटर एक्सेसिबिलिटी, वाटर क्राइसिस आ सकती है अगर डैम इस पर बना दिए जाएंगे तो ये जो आपका GERD है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियरिंग कंप्लीशन ऑन द ब्लू नील रिवर इन इथियोपिया एंड व्हेन कंप्लीटेड इट विल बी लार्जेस्ट डैम इन अफ्रीका, ये भी याद रखना है। एंड ये जो डैम है इट इज ऑन नील रिवर्स मेन ट्रिब्यूटरी दैट इज योर ब्लू नील एंड व्हाइट नील एंड ब्लू नील, ये दो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं आपके रिवर नील के। और ब्लू नील अप्रोक्स 80% ऑफ द वाटर सप्लाई करते हैं नील रिवर को ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एंड नाउ वी हैव द मैत्री पावर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली मैत्री पावर प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए रही है बिकॉज मैत्री पावर प्रोजेक्ट का फर्स्ट यूनिट जो रामपाल बांग्लादेश में है, इसको कमीशन किया जाएगा दिसंबर 2021 में। और अगर हम बात करें बेसिक डिटेल्स के बारे में इस प्रोजेक्ट की, तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और डेवलप किए जा रहे हैं बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी, इंटरनेशनल रिलेशन में ये आपका यूज हो सकता है। बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस कैसे ये इनरिच हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी के बारे में, तो ये याद रखना है आपको 50-50 ज्वाइंट इनिशिएटिव है, यानी कि 50 आपका इंडिया का, 50 जो है आपका किसका, बांग्लादेश का, है ना। और इंडिया की तरफ से कौन है आपका, NTPC, और बांग्लादेश की तरफ से कौन है आपका, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। एंड सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की अगर बात करें जो यहाँ पर यूज हुआ है टर्म, तो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स आर मोर थर्मल एफिशिएंट दैट रिजल्ट्स इनटू रिड्यूस्ड फ्यूल एंड लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। आप इसे मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि जो हमारे पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, उनको कहीं ना कहीं अपग्रेड करना चाहिए सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में, बिकॉज दे आर मोर थर्मल एफिशिएंट एंड रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग फ्यूल एंड लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बेसिकली न्यूज इसलिए आई है बिकॉज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये कंडक्ट करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को फ्रॉम अर्ली 2022 एंड CET जो है आपका, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें कौन कौन से रिक्रूटमेंट्स कवर हो जाते हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, नॉन टेक्निकल पोस्ट मेड बाय 3 एजेंसी, जिसमें आपका SSC हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हो गया, यानी कि IBPS, RRB, SSC, ये सब जो अभी अलग अलग एग्जामिनेशन का कैरी करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो सब आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत कंडक्ट किए जाएंगे। और ये करेगा कौन, तो वी विल बी हैविंग द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड सेपरेट CET विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट लैंग्वेज ईच फॉर 3 लेवल्स ऑफ ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिकुलेट कैंडिडेट। एंड स्कोर्स जो होंगे CET के वो 3 साल के लिए वैलिड होंगे। एंड वी हैव द मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च। ये जो मोबाइल ऐप है मत्स्य सेतु लॉन्च की गई है, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू डिसेमिनेट यानी कि जो लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है टू एक्वा फार्मर्स, उनको जानकारी प्रदान करना, है ना। नाम से ही पता चला है मत्स्य, मत्स्य स्टैंड फॉर फिश, है ना। एक्वाकल्चर मतलब आपको पता है फिश पालने का कल्चर। तो इट एम्स टू डिसेमिनेट लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी टू एक्वा फार्मर्स ऑफ द कंट्री। एक्वाकल्चर की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया, ब्रीडिंग, रेजिंग, हार्वेस्टिंग फिश, सेल फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, है ना। तो एक्वाकल्चर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिश आ जाते हैं, इट कैन बी एक्वाटिक प्लांट्स एज वेल, बिकॉज एक्वाकल्चर रिलेटेड टू द वाटर रिलेटेड एग्रीकल्चर। And app will help farmers to learn the advancement in the technology and better management practices in maintaining soil and water quality. की फीचर्स ऑफ द ऐप की बात करें तो देख सकते हो, स्पीसीज वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडिंग एंड हेल्थ मैनेजमेंट इन एक्वाकल्चर। साथ ही साथ ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच कोर्स मॉड्यूल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। ये जो आपका प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन है, ये रशियन यूरोपियन एक्सपेरिमेंट है, याद रखना, रशियन नासा एक्सपेरिमेंट नहीं है, रशियन यूरोपियन एक्सपेरिमेंट है जो चल रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिंस 2001 एंड ये फोकस करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल्स बनाए जाए जो एटॉमिक स्केल पर होंगे, सो दैट ये मदद कर सके टू अंडरस्टैंड द यूनिक फेनोमेना ऑन अर्थ, लाइक कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट करता है, कैसे वो वेव्स जनरेट होती है फ्लूइड्स में, कैसे करंट चेंज होती है एटॉमिक लेवल। तो ये जो आपका प्लाज्मा क्रिस्टल मॉडल है,
atomic interaction on a large scale which is not possible on Earth, making their motion visible. And research is offering knowledge about the use of plasma, which is an electrically charged particles. याद रखना यूपीएससी यहाँ पे आपको अनचार्ज गैस दे देगा, है ना, याद रखना है. प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल या गैस इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ. बेसिकली इसका इस्तेमाल वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर में इस्तेमाल होता है. नाउ वी हैव द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी. रामगढ़ विषधारी सेंचुरी आपको ही पता है, इन्वायरमेंट सेक्शन में करंट अफेयर्स वाले न्यूज यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पर है और क्यों न्यूज में है ये. तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव कर दिया है कन्वर्जन ऑफ रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, जो आपके राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, और इससे 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान बनाया जाएगा, है ना. तो अप्रूवल हो गई है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को 4th टाइगर रिजर्व में तब्दील किया जाएगा, या फिर सिंपली कहो तो टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा. ये राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है. एंड रामगढ़ विषधारी सेंचुरी ये आपका लिंक करेगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका राजस्थान में ही है बट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ऑन द सदर्न साइड. तो ये याद रखना है कि जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है, इट विल लिंक रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन द सदर्न साइड. एंड सर इसका टाइगर रिजर्व ये आपका 3rd टाइगर रिजर्व है स्टेट में, 4th जो है वो आपका ये बनेगा अभी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी. नाउ वी हैव द एस्ट्रॉइड रिगु. ये काफी ज्यादा न्यूज में आपने सुना होगा. न्यूज ये है बिकॉज नासा हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सैंपल ऑफ एस्ट्रॉइड रिगु. पहली बात तो ये याद रखना है कि रिगु ये आपका एस्ट्रॉइड है, एक तो रिगु एक बेनु, दोनों एस्ट्रॉइड. और रिगु के बारे में न्यूज ये आई है बिकॉज नासा रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सैंपल ऑफ एस्ट्रॉइड रिगु, जो अर्थ को रिटर्न हुआ था लास्ट दिसंबर बाय द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट. ये बेसिकली इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जापान एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था एस्ट्रॉइड रिगु की तरफ. ये सैंपल रिटर्न मिशन था जिसके तहत ये जो आपका हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट था इस एस्ट्रॉइड रिगु के पास गया और वहां से सैंपल कलेक्ट किया और 2020 दिसंबर में ये रिटर्न भी आया. ये जो आपका रिगु है विच इज डायमंड शेप्ड स्पेस रॉक, ऑर्बिट करते हैं सन को बिटवीन द अर्थ एंड मार्स एंड ओकेजनली क्रॉसेस अर्थ ऑर्बिट. That's why it is classified as potentially hazardous. And Rigu is classified as carbonaceous या फिर C-type asteroid, जिसका मतलब है it contains lot of carbon and water. And studying asteroids like Rigu could help in answering question about the origin of solar system as well as where molecules like water came from. Now we have the Dalai Lama. The next news. तो basically Prime Minister of India greeted Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama of Tibetan Buddhism on his 86th birthday. That's why news में. और Dalai Lamas are believed by Tibetan Buddhists to be the manifestation of Avalokiteshvara या फिर Chenrezig. ये याद रखना. Dalai Lamas believed by the Tibetan Buddhists to be the manifestation of Avalokiteshvara. Avalokiteshvara आपको ही पता है बोधिसत्वा होते हैं, the bodhisattva of compassion, है ना. तो Avalokiteshvara represent the bodhisattva of compassion and patron saint of Tibet. And Dalai Lama belongs to Gelpuga tradition of Tibetan Buddhism, which is the largest and most influential tradition in Tibet. And Dalai Lama is the head monk of Tibetan Buddhism and traditionally has been responsible for governing of Tibet until the Chinese government took control in 1959 of the Tibet. आपको ही पता है. So we have discussed these articles in detail. होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच.